नमस्कार, स्वागत है आपका। आज पढ़ाने वाले हैं हम इन्वायरमेंटल लॉ, पर्यावरण विधि, जो आपका AIVE जो आने वाला 20 एग्जाम है, इसमें पूरे 2 नंबर का आने वाला है। तो आज इसको हम एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। इससे पहले एक कंपनी लॉ की क्लास करवाई है, उसको भी एक ही क्लास में ख़त्म किया है, वो भी 2 नंबर का आता है। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, उसको भी देख लेना अगर नहीं देखा हो। और जो पहली बार चैनल पे हैं तो वो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी फ्री क्लासें चल रही हैं, जो भी फ्री आपके लिए मटेरियल है, वो सब आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके पास नोटिफिकेशन क्लासों का पहुंचने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये भाई जिसको PDF वगैरह चाहिए है तो PDF 20 लिखकर और ये 8430406388 नंबर पर व्हाट्सअप कर दें PDF 20 लिखकर, जिसको PDF चाहिए हो। तो शुरू करते हैं। हमारी क्लास क्या कह रही है? तो क्लास भाई ऑल इंडिया बार एग्जाम 2025 होने वाला आपका जो AIVE का एग्जाम है वो AIVE 20 के नाम से है। 2 नंबर का आपका ये लॉ इसमें आता है। और 2 नंबर के लिए ये कहो कि मैं आपको पूरा लॉ पढ़ा दूं, ठीक है, एक एक धारा एक्सप्लेन कराऊं, तो आपको बता दूं कि भाई फिर ये दोनों ही लोगों के लिए, आपके भविष्य और हमारे भविष्य दोनों लोगों के लिए खतरा है। दोनों ही लोगों का भविष्य खतरे में आ जाएगा अगर इतना पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तो इतना भी नहीं करना, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, वेयर एक्ट वगैरह साथ में ले जाते हैं और कई इससे बड़े बड़े लॉ पढ़े हुए हैं जो 8-8 10-10 नंबर के आ रहे हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ें, ना कि ये 2-2 नंबर वालों को, ठीक है। तो इसकी हम शुरुआत करते भाई। 2 नंबर का ये आता है तो इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इन्वायरमेंटल लॉ, जिसको बोलते हैं क्या, पर्यावरण विधि। तो सबसे पहले थोड़ा हम पर्यावरण से शुरुआत करेंगे, फिर लॉ जो है इसका पूरा उसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सारी देख लेंगे। मतलब एक ही वीडियो में सारी बातें आज हो जाएंगी। उसके बाद एक और क्लास देंगे जिसमें इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, वही क्वेश्चन उतने ही हैं, वही रिपीट होते रहते हैं, तो उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है भाई हमारा पर्यावरण विधि, क्या कह रहा है इन्वायरमेंटल लॉ। तो पर्यावरण विधि की बात आई जब, तो भाई पर्यावरण का अर्थ क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं भाई। पर्यावरण की शुरुआत करने से पहले जान तो लें पर्यावरण है क्या, क्या अर्थ है इसका ना। तो इसको देख लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण, जिसमें वायु, जल, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु एवं समस्त पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। तो ये भैया क्या है, ये हमारा पर्यावरण हो गया, जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण पाया जाता है, जिसमें जीव जंतु, जल, मृदा, वनस्पति सब कुछ शामिल है। तो यही हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्या है, आगे देखते हैं कि वो भारतीय संविधान एवं विधि व्यवस्था ने पर्यावरण संरक्षण को एक मौलिक कर्तव्य और राज्य का दायित्व माना है। भाई भारतीय संविधान ले लो और चाहे आप विधि व्यवस्था जो कानूनी व्यवस्था इसको ले लो, दोनों ने ही पर्यावरण का संरक्षण करना, मतलब पर्यावरण को बचाना जो है, दोनों ने ही को एक मौलिक कर्तव्य और राज्य का दायित्व माना। मतलब संविधान में तो मौलिक कर्तव्य है ही पर्यावरण को लेकर, और जो राज्य है उसका भी दायित्व है कि भाई आप अपने राज्य में पर्यावरण की व्यवस्था बनाए रखेंगे, समय समय पर वृक्ष लगवाएंगे, और भी जो भी कार्यक्रम होते हैं पर्यावरण को लेके वो कराएंगे, और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने देंगे, संरक्षण करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी आधारशिला तो हम लोगों के जीवन की पर्यावरण पे ही ऊपर डिपेंड करती है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसको भी समझ लिया हमने। आगे देखते हैं पर्यावरणीय कानून का मुख्य उद्देश्य। भाई पर्यावरणीय जो कानून ये बनाया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम सेक्शन, धाराएं सब देखेंगे, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो भाई इसका उद्देश्य है सतत विकास। सतत विकास समझते हैं आप? सतत विकास मतलब लगातार विकास। प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण। जो प्रदूषण हो रहा है ना, ये हम लोग अपनी बाइक का धुआं, कार का धुआं, और ये जो बस वगैरह जितने भी धुआं हुए, आपके पन्नी वन्नी फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोगों की समस्या है, ये हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसका भरपाई भी करने के कई नियम हैं, उनको भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण नियंत्रण एवं मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना। मानव और प्रकृति जो है, हम लोगों और ये जो पर्यावरण हमारा प्रकृति, इसके बीच संतुलन बनाए रहे। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण कानून का सीधा सीधा उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों द्वारा जो कूड़ा कचरा, जो प्रदूषण किया जा रहा है, और जो प्रकृति है, उन दोनों के बीच संतुलन बना रहे। जैसे कि हमारा ये शरीर है,
अब शरीर को अगर हम लोग समय पर इसको समय पर सोए नहीं, समय पर पानी ना पिए, समय पर खाना ना खाएं, ठीक है, समय पर रेस्ट ना करें, तो क्या शरीर का संतुलन सही रहेगा? नहीं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। भाई नहीं सोएंगे तो पागलपन आने लगेगा, पानी नहीं पिएंगे चक्कर वक्कर आने लगेंगे, खाना नहीं खाएंगे हाथ पैर कंपन करने लगेंगे, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है? जब इसको समय समय पर चीजें नहीं मिलती हैं। ऐसी हमारी प्रकृति है, पर्यावरण है, इसको समय समय पर जब धूप वर्षा और ये आपकी सर्दी बर्ष ओस जो कुछ है ये जब समय समय पर नहीं मिलेगी, और ये मिलेगी तब नहीं जब हम लोग बहुत ज्यादा प्रदूषण करेंगे, प्रकृति का नियम बदल जाएगा, तो क्या है, तो वहां भी संतुलन नहीं बन पाएगा। तो पर्यावरण कानून का उद्देश्य यही है कि ऐसे ऐसे नियम और कानून लागू किए जाएं जिससे मानव और प्रकृति के बीच में पर्यावरण को लेकर संतुलन बना रहे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। भाई बात है, अब ये देखते हैं कि पर्यावरण के बारे में पढ़ तो रहे हैं, पर्यावरण अधिनियम के बारे में, पर्यावरण विधि, एनवायरमेंटल लॉ, शुरुआत कहाँ से क्या हुई इसका जरा इतिहास भी देख लेते हैं। तो भैया बात है 1972 की, सन 1972 की बात है। 1972 में क्या हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। तो स्टॉकहोम जब सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन में भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने का वचन दिया। जब वहां 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ तो वहां भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने का वहां पर वचन दिया कि भैया हम भी एक कानून बनाएंगे पर्यावरण संरक्षण को लेके, जो हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करके और पर्यावरण को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाए रखेगा, पर्यावरण संरक्षण करेगा। ठीक है, तो ये बात कब हुई? 1972 में हुई आपकी। हाँ हुई स्टॉकहोम सम्मेलन में। सारी चीजें इसलिए इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि भैया एक ही क्लास है और उस एक क्लास में भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर AIVE एग्जाम जो है वो पास करना भाई आपके लिए बहुत खतरे वाली बात है, मुश्किल पड़ने वाला है। एक एक क्लास, एक एक लॉ की एक एक क्लास दे रहे हैं, इतना शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, सेलेक्टेड शुरू से कहते चले आए हैं, वेयर एक्ट से रिलेट करके सेलेक्टेड पढ़ाएंगे एकदम, जो सीधा सीधा आपको एग्जाम हॉल में बैठकर टच करे और आप अपना पेपर आराम से पास कर सकें। तो भाई एक क्लास तो लेनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी, मन लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, वचन दे दिया गया। फिर क्या हुआ? 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, जो 1984 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी ना, जिसमें कई लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया, कई लोग अपंग हो गए, शरीर पर कई लोगों के प्रभाव हैं। ठीक है, आज तक लोग हैं जो जिनके शरीर पर प्रभाव हैं। तो त्रासदी के बाद भारत सरकार ने एक सशक्त और व्यापक पर्यावरणीय कानून की आवश्यकता महसूस की। जब 1984 में त्रासदी भोपाल गैस वाली हो गई, जब तब भारत सरकार ने क्या किया, पर्यावरणीय कानून की आवश्यकता महसूस की। मतलब वचन तो 1972 में ही दे आई थी, लेकिन 1984 में जब गैस त्रासदी हो गई, त्राह त्राह मच गई, उसके बाद उन्हें आवश्यकता महसूस हुई। चलो ठीक भैया, लेट हुई कोई बात नहीं, अब तो हम लोग कम से कम पर्यावरण कानून के हिसाब से चल रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आवश्यकता महसूस हो गई। फिर क्या है, इसी पृष्ठभूमि में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। जब आवश्यकता महसूस हुई, उसी की पृष्ठभूमि के आधार पर और आवश्यकता के आधारों पर क्या किया गया, आपका पृष्ठभूमि में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया गया। भैया आ गया आपका क्या, पर्यावरण अधिनियम 1986 आ गया, जो आपका अभी तक चल रहा है। छोटे मोटे अपडेट वगैरह होते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या कि 1986 लागू हो गया। क्या लागू होगा आपका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यही आपका लागू हुआ। अब इसको पढ़ लेते हैं भैया। ये पर्यावरण अधिनियम 1986 तो आ गया। देखिए हर चीज सीरियल से चल रही है, एकदम विधिवत तरीके से। PDF भी बहुत अच्छे से डिजाइन की है, खुद की है ये मैंने बैठ के। सीरियल से भी लगाना, सारा कुछ करने में टाइम लगता है और खुद भी व्यस्त रहते हैं, इसीलिए एक ही क्लास दे पाते हैं। समस्या वाली कोई बात नहीं है। इसी महीने आपका पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे हम। नेक्स्ट महीने जो है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर, यही सब कराएंगे एक महीने में। 1000-1500 क्वेश्चन कराएंगे, इससे ज़्यादा कराएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब है कि सिर्फ आपको कन्फ्यूजन करवाना और कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, जो लोग चैनल पर हैं और पहली बार हो तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपकी BNS जो है वो पूरी खत्म करा चुके हैं विद चार्ट के। चार्ट इतना बेहतरीन बनाया कि चार्ट देख लो मन खुश हो जाएगा।
BNSS की जो है वो भी आपकी 2-3 क्लासें हो गई हैं, BSA की भी आपकी 2 क्लासें हो गई हैं, ठीक है। कंपनी लॉ भी आपका कल हमने फिनिश करा दिया है, आज एनवायरमेंटल लॉ फिनिश हो जाएगा। ऐसी निरंतर आपकी क्लासें चलती रहेंगी और इसी महीने में पूरा सिलेबस आपका हम समाप्त करा देंगे। नेक्स्ट महीने पूरा रिवीजन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही सब चलने वाला है। तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में बने हुए हैं सारे फोल्डर, उनको देख लेना, क्लासें लेना शुरू कर दो, ठीक है। चलो भाई, बात करते हैं किसकी, बात कर रहे हैं हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। तो जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात आती है तो भैया इसमें कुल 4 अध्याय आपके हैं और कुल धाराएं कितनी है, 26 धाराएं हैं आपकी। अब 26 धाराएं आपको डिटेल में अगर पढ़ाएंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे और आना 2 नंबर का ही है। और कभी कभी होता है 2 क्वेश्चन पूछते भी हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछ देते हैं इसमें से, ठीक है। तो आज जो पढ़ा रहे हैं बस इसी में से आपको सब मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो पहला क्या है, अध्याय 1। अध्याय जो 1 आपका, जो 4 अध्याय और 26 जो आपके धाराएं हैं, मतलब 4 अध्याय मतलब 4 चैप्टर हैं और 26 धाराएं मतलब 26 आपके सेक्शन हैं। तो अध्याय 1 चैप्टर 1 में आपको प्रारंभिक मिलेगा। अध्याय 1 क्या है, प्रारंभिक से संबंधित है, जहां आपको धारा 1 और 2 मतलब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक भैया। आप सेक्शन पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन हमारा 1, धारा 1 क्या कह रही है, इसमें आपको वही संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होने की तिथि वगैरह ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, धारा 2 की बात, तो वहां आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी। परिभाषाएं इसलिए दी जाती हैं कि पूरी जो आपकी अधिनियम है उसमें जो भी परिभाषाएं दी गई उनका हर जगह एक ही सा प्रयोग हो, ये नहीं कि उनके मतलब बदलने लगे, ऐसा ना हो, इसलिए परिभाषाएं दे दी जाती हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर पहला अध्याय 1 में सिर्फ 2 ही सेक्शन थे, दोनों हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अध्याय 2। अध्याय 2 किससे संबंधित है, तो ये अध्याय 2 हमारा जो वो केंद्र सरकार की शक्तियां, जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं इससे संबंधित है। और इसमें जब हम बात करेंगे तो भैया इसमें सेक्शन 3 से और 6 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 3 से 6 तक हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 3 से सेक्शन 6 तक हम इसमें अध्याय 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक भैया। आप जरा सेक्शन देख लेते हैं। तो जब बात आती है सेक्शन की तो ये आपकी होगी सेक्शन 3 धारा 3 क्या कह रही है, केंद्र सरकार की शक्ति पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार हेतु उपाय करना। मतलब धारा 3 सेक्शन 3 जो है वो बता रही है कि आपको केंद्र सरकार की शक्ति और पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार हेतु उपाय करने हैं, ठीक भाई। सेक्शन 4 धारा 4 की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। तो धारा 4 सेक्शन 4 के अंतर्गत जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं, धारा 5 सेक्शन 5 जो है वो केंद्र सरकार को आदेश निर्देश देने की शक्ति। मतलब जो केंद्र सरकार है उसको जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं वो आपका सेक्शन 5 धारा 5 के अंतर्गत दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उद्योग बंद करने तक का आदेश। मतलब अगर कोई उद्योग है जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, नियंत्रण नहीं हो रहा है, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, तो भैया उसको बंद करने तक का आदेश दे दिया जाता है। किस में दिया जाता है, ये सेक्शन 5 में। इन्वायरमेंटल लॉ के सेक्शन 5 जो है वो कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो उद्योग को बंद करने तक का आदेश दे दिया जाता है, ठीक भाई। अब हम आ जाते हैं धारा 6 सेक्शन 6 क्या कह रही है, नियम बनाने की शक्ति। मतलब जो नियम बना करते हैं इन्वायरमेंटल लॉ पर्यावरण को लेकर, तो वो सेक्शन 6 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या है मानक तय किए जाते हैं। मानक ये तय किए जाते हैं कि इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पानी आप नहीं विसर्जित करेंगे, इससे ज़्यादा धुआं नहीं होना चाहिए। तो ये जो मानक तय किए जाते हैं ना पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर, तो ये शक्ति जो है ये किस में है, ये आपकी सेक्शन 6 इन्वायरमेंटल लॉ सेक्शन 6 धारा 6 के अंतर्गत आती है, ठीक भैया। अब आगे क्या है, 6 तक तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर अध्याय है क्या, 3। चैप्टर 3 अध्याय 3 क्या कह रहा है, 3 अध्याय है कि रोकथाम, नियंत्रण और दंड से लेकर है। रोकथाम के बारे में बात होगी, नियंत्रण के बारे में बात होगी, और जो पनिशमेंट जो है दंड मिलता है उसके बारे में बात होगी अध्याय 3 में, ठीक भैया। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे धारा 7 से 17 तक। मतलब सेक्शन 7 से सेक्शन 17 तक हम इसको पढ़ने वाले हैं, किसको, अध्याय 3 को, ठीक भैया। तो सबसे पहला सेक्शन इसका 7 है तो इसको देख लेते हैं।
तो धारा 7 सेक्शन 7 क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति प्रदूषक को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण में नहीं छोड़ सकता। भाई जो मानक तय किया गया है उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति जो प्रदूषक है, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनको पर्यावरण में नहीं छोड़ सकता। ये कहता है आपका सेक्शन 7 धारा 7। ठीक भाई, नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 8 धारा 8। क्या है, खतरनाक पदार्थों का प्रयोग संचालन सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार ही होगा। मतलब जो खतरनाक पदार्थ हैं, जो खतरनाक पदार्थ, उनका जो प्रयोग है वो संचालन जो सरकार द्वारा तय नियम है, जो नियम कानून जो तय सरकार द्वारा किए गए हैं उनके अनुसार ही होगा। ये नहीं कि खतरनाक पदार्थ जो है उनका आप अपने मन से उनका संचालन उनका आप अपने मन से प्रयोग कर रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो संचालन सरकार द्वारा जो तय नियम होंगे उसके अनुसार होगा। ये कौन कहता है, ये भैया सेक्शन 8 धारा 8 आपकी कहती है। नेक्स्ट है आपकी धारा 9 सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कह रही है, सेक्शन 9 बता रही कि दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत सूचना देना आवश्यक। मतलब अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई आपात स्थिति है तो भैया तुरंत सूचना दी जाए, तुरंत सूचना दी जाए, ये नहीं उसको छुपाया जाए। तो ये होता है क्या आपका सेक्शन 9 कहता है, आपका धारा 9 कहती है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 10 धारा 10 हमारी क्या कह रही है, तो धारा 10 हमारी कह रही है कि निरीक्षकों को जांच और प्रवेश का अधिकार। जो निरीक्षक हैं, जो सरकार द्वारा तय किए जाते हैं, चुने जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए, तो भाई उनको जांच करने का पूरा अधिकार है और प्रवेश का अधिकार है। वो जहां जाना चाहेंगे वहां प्रवेश कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 11 धारा 11 क्या कह रही है, नमूने लेने की प्रक्रिया। भाई धारा 11 जो है वो नमूने लेने की प्रक्रिया को डिफाइन करती है, बताती है कि जो नमूने लेने की जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से नमूने लिए जाएंगे और उसी हिसाब से काम किया जाएगा। ये आपका एनवायरमेंटल लॉ की जो सेक्शन 11 है वो डिफाइन करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 12 सेक्शन 12 क्या कहता है। सेक्शन 12 कह रहा है कि 12 से 14 तक आपकी बात जो हुई है वो ये पर्यावरण प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक। मतलब धारा 12 से धारा 14 तक आपकी पर्यावरण जो प्रयोगशालाएं होती हैं और वैज्ञानिक, वहाँ क्या प्रक्रिया है, कैसे वैज्ञानिक कार्य करेंगे, क्या उनके उत्तरदायित्व रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको धारा 12 से 14 के बीच देखने को मिलेगा। ठीक है, धारा 15 की बात आ जाती है। धारा 15 क्या है, उल्लंघन पर दंड 5 साल तक की सजा। भाई धारा 15 जो है पनिशमेंट को जज करता है। धारा 15 जो है वो आपका सेक्शन 15 जो है वो पनिशमेंट से रिलेट है। क्या है पनिशमेंट, 5 साल तक की सजा का पनिशमेंट दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 15 इन्वायरमेंटल लॉ सेक्शन 15 जो है वो 5 साल तक की सजा का प्रावधान करता है। और क्या है, और भैया रुपए 1 लाख तक, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10, हाँ भाई 1 लाख है, पूरा 1 लाख है। 1 लाख तक जुर्माना, लगातार अपराध करने पर प्रतिदिन अतिरिक्त 5,000। अगर लगातार अपराध हो रहा तो भैया प्रतिदिन 5,000 के हिसाब से और जुर्माना लगेगा अगर नहीं मान रहे हैं। वैसे 5 साल की सजा 1 लाख रुपए जुर्माना, और अगर अपराध लगातार चल रहा है तो प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपए जुर्माना के हिसाब से। ये तो इसका हो गया सजा का प्रावधान। आप लोगों को एक बात बता दें कि भैया ये 2 नंबर का आता है तो इसके वेयर एक्ट के चक्कर में मत पड़ना। इसके वेयर एक्ट आप ले जाओगे और हर सब्जेक्ट का वेयर एक्ट, हर लॉ का वेयर एक्ट ले जाओगे तो इतने वेयर एक्ट हो जाएंगे कि उनको ही संभालते रहोगे और खुद उलझ जाओगे। या वेयर एक्ट हो जाएगा आपका तो भी नुकसान आपका है, या आप खो जाओगे वेयर एक्ट में तो भी नुकसान आपका है। पेपर का टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा और पेपर फिर रह जाता है। सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। चैनल से आप लोग सबसे पहले जुड़ जाएं। आपको ये मान लो कि पेपर में कितने क्वेश्चन वेयर एक्ट्स हो गए, कितने आपने खुद से कर लिए, अब तुक्का कैसे लगाना वो भी बता देंगे एकदम सटीक वाला। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जरूर जाएं। अब आ जाते हैं हमारा क्या है सेक्शन नेक्स्ट क्या है, धारा 16 सेक्शन 16 क्या है, कंपनियों द्वारा अपराध होने पर कंपनी और अधिकारी जिम्मेदार। जैसे मतलब किसी कंपनी द्वारा अगर अपराध कोई होता है पर्यावरण प्रदूषण को लेके तो भैया वहाँ के अधिकारी और जो कंपनी है, कंपनी और अधिकारी जो है वो जिम्मेदार होंगे। इसीलिए हमने कल आपको कंपनी लॉ पहले पढ़ाया जिससे आपको समझ में आया कंपनी क्या है। कंपनी बताया था ना कि कंपनी अपने आप में एक खुद का एक क्या है, व्यक्ति के रूप में है। व्यक्ति की तरफ कानून उसको एक व्यक्ति मानता है, उस पर मुकदमा चलाया भी जा सकता है, वो मुकदमा कर भी सकता है। ठीक है,
तो क्या इसीलिए मैंने पहले कंपनी लॉ रिलेट करके पढ़ा रहे हैं एक दूसरे से, किस लॉ के बाद क्या लॉ पढ़ाना है, ठीक है। इसीलिए बीएनएस पहले पढ़ाया, उसके बाद बीएनएसएस शुरू किया, फिर बीएसए शुरू किया, ठीक है। तो चीज़ें है ना, चैनल से जुड़ जाओगे तो समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेंगी और आपको फ़ायदा भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो बात हमने करी ली सेक्शन 16 की, क्या है, कंपनी द्वारा अपराध होने पर कंपनी और अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। बात भी सही है भाई, कंपनी और कंपनी के जो अधिकारी वही जिम्मेदार होंगे, मतलब तुम लोगों को होते हुए कैसे ऐसा काम हो गया पॉल्यूशन से रिलेटेड, कैसे मानक से ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, या उसका अपशिष्ट जो है वो नदियों या नालों में कैसे प्रवाहित कर दिए गए मानक से ज़्यादा। तो यही सब कामकाज हुआ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी है क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 17, धारा 17 हमारी क्या कह रही है भाई, सरकारी विभाग द्वारा अपराध होने पर विभाग प्रमुख जिम्मेदार। अगर कोई सरकारी संस्था, सरकारी विभाग है जिसके द्वारा ऐसा कोई अपराध होता है, पर्यावरण पॉल्यूशन को लेकर कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है, कोई गैर जिम्मेदाराना कार्य होता है, कोई ऐसा कार्य होता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, ऐसा कोई अपराध होता है, तो भाई जो उस विभाग का प्रमुख होगा, समझ रहे हैं, जो उस विभाग का प्रमुख होगा वो जिम्मेदार होगा और वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। ये कौन कहता है, ये आपकी कहती है धारा 17, सेक्शन 17 कहता है आपका यही बात, ठीक है। अब हम हमारा इसमें क्या 4 ही अध्याय थे, चौथा अध्याय देख लेते हैं। चौथा अध्याय क्या है, विविध, जिसमें 18 से 26 तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यही लास्ट अध्याय मतलब चैप्टर 4 है जो विविध है, 18 से 26 तक अब इसमें देखेंगे। तो भैया 18 धारा 18 सेक्शन 18 क्या कहती है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश, मतलब केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं उन्हीं दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा एनवायरमेंटल लॉ का सेक्शन 18 कहता है। धारा 18 यही कहती है केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं उसी हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 19, धारा 19 क्या है, शिकायत कौन कर सकता है, तो ये गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति नोटिस देकर शिकायत कर सकता है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, कहीं कोई नहीं मान रहा है, ठीक है, मानक भी नहीं तय किए गए हैं उसके, या चुपचाप से प्रदूषण फैला रहा है, चुपचाप से कोई छोटी सी फैक्ट्री लगा ली है उससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, मान ही नहीं रहा है, तो भाई उसकी शिकायत तो या तो गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति नोटिस द्वारा कर सकता है। ये कौन कहता है, सेक्शन 19 कहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 20 सेक्शन 20 क्या कहती है, अदालतों की आधिकारिकता जो है, अदालतों की आधिकारिकता से संबंधित है, मतलब अदालतों की जो आधिकारिकता है वो क्या है, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, अदालतों की आधिकारिकता की जब बात आती है तो भैया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या आपका जो फर्स्ट क्लास का जुडिकल मजिस्ट्रेट होता है वही सुन सकता है, किसको, इनसे जुड़े आपके जो भी अपराध होते हैं उनको। तो ये होगी आपकी अदालतों की आधिकारिकता। अब आ जाते हैं धारा 21 सेक्शन 21 क्या कह रही है, 21 कह रही है कि नमूने लेने की विधि, जो नमूने लेने की विधि होगी वो आपकी धारा 21 डिसाइड करेगी कि क्या रहने वाली है, ठीक भाई। अब आ जाते हैं धारा 22 विश्लेषण रिपोर्ट का उपयोग, जो विश्लेषण रिपोर्ट होगी उसका उपयोग सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। धारा 22 जो है वो आपकी विश्लेषण रिपोर्ट के उपयोग से संबंधित है। सेक्शन 23 से 24 धारा 23 और 24 जो है वो अन्य कानूनों से संबंध है, यह एक्ट अन्य कानूनों पर प्रभावी रहेगा। वो ये कहता है कि जो अन्य लोकल लॉ हैं जो पर्यावरण से जुड़े, हर एक स्टेट के अलग अलग छोटे मोटे जो भी लॉ हैं पर्यावरण से रिलेटेड, तो भैया उन सब पर क्या है, प्रभावी रहेगा। क्या, यह एक्ट अन्य कानूनों पर भी प्रभावी रहेगा। अन्य कानून से संबंध है कि यह एक्ट अन्य कानूनों से प्रभावी रहेगा, ठीक भाई। अब हम आ जाते हैं धारा 25 सेक्शन 25 क्या है, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति। अगर कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो भैया केंद्र सरकार जो है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर नियम बनाएगा, इसको केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है। यही शक्ति दी गई कि केंद्र सरकार चाहे तो कोई नियम पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर या पर्यावरण से जुड़े किसी भी मुद्दे को लेकर क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। लास्ट सेक्शन हमारा 26 है, धारा 26 उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, संसद में नियम प्रस्तुत करने का प्रावधान। अब जब नियम बनेगा तो भैया संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, तो संसद में नियम प्रस्तुत भी करने का प्रावधान जो वो आपका सेक्शन 26 धारा 26 मतलब पर्यावरण विधि, एनवायरमेंटल लॉ के सेक्शन 26
धारा 26 में संसद में नियम प्रस्तुत करने का प्रावधान दिया गया है। ठीक भाई, अब ये तो हमने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो पर्यावरण विधि था, एनवायरमेंटल लॉ, उसका देख लिया। कुछ क्वेश्चन जो इससे जुड़े हुए होते हैं उनको भी जरा एक बार हम देख लेते हैं, उनको भी एक नज़र जरूर डालेंगे। तो क्या है, आपकी क्लास पूरी संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी फिर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आप लोगों को बता दें कि अभी आगे जुड़े रहें तो वीडियो में आप लोगों से चर्चा भी करते रहेंगे, क्या तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी होने वाली है, पेपर देने जाने से पहले क्या क्या करना है, क्या लेके जाना है, पेपर वगैरह लास्ट ईयर वाला है वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो भी हमने आपको स्कैन करके रख रखा है। तो PDF के माध्यम से मैंने पूरा सॉल्व भी करा रखा है, उसका क्या है आपका चैनल पर पड़ा हुआ है, क्या वीडियो पड़ा हुआ है। अब जो PDF वगैरह हैं, जितने भी अभी तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, जितनी क्लास हो चुकी हैं, एग्जाम से लेके सिलेबस से लेके लास्ट ईयर का एग्जाम, मॉक टेस्ट, जो भी जितनी भी PDF के लिए बता चुके। अगर PDF चाहिए तो भाई PDF 20 लिखकर नंबर भी आपको बता दिया है, क्या 84304063 और 88 पर आप भेज दें, व्हाट्सअप कर दें, तो आपको वहाँ से PDF के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा कानून, तो आगे भी हम कानून को देख लेते हैं। पर्यावरण कानून में हमने शुरू से उसका इतिहास से लेकर और जितनी भी प्रमुख बातें थी सारी ज़्यादातर हमने देख ली कि क्या है क्या नहीं है। तो इतिहास देखा हमने, पूरा पर्यावरण लॉ देख लिया, कितनी धाराएं, कितने अध्याय से लेकर उसका क्या इतिहास रहा है, कब से लागू हुआ, क्या समस्या आई, कब सरकार के दिमाग में आया, कब लागू करना चाहिए, सारी चीज़ों को हम क्लियर कर चुके हैं। अब कुछ इसके जरूरी मुद्दे हैं, इनको जरूर देख लेते हैं। ठीक है, क्या है भैया, सबसे पहले देखते हैं पर्यावरणीय कानून के सिद्धांत। तो पर्यावरणीय कानून जो उसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तो ये आपका क्या है, जो प्रदूषण करेगा वही सफाई की लागत चुकाएगा। इसको बोलते हैं क्या, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। मतलब पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो प्रदूषण करेगा वही सफाई की लागत चुकाएगा। जैसे अपने यहाँ घरों में हुआ करती है, जो पानी फैलाएगा वही पोंछा लगाएगा, जो गंदगी करेगा वही सफाई करेगा। ठीक है, तो वही सीधा सीधा पॉल्यूशन वाले में भैया, जो क्या है, जो प्रदूषण करेगा वही आपका क्या करेगा, वही आपकी सफाई करेगा, तो वही आपकी सफाई की लागत देगा। जो प्रदूषण करेगा वही सफाई की लागत देगा। तो ये आपका पहला क्या है, ये आपका यही है, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। तो दूसरे की बात करेंगे जब हम, तो दूसरा जो हमारा है वो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रदूषण की आशंका होने पर रोकथाम की जाएगी भले ही वैज्ञानिक प्रमाण पूर्ण ना हो। तो दूसरा आपका सिद्धांत है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि प्रदूषण की अगर आशंका होने पर रोकथाम की जाएगी भले ही वैज्ञानिक प्रदूषण ना हो, प्रमाण ना हो। मतलब सीधी बात यह कि अगर कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री, कारखाना या कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है जिससे लगता है कि यहाँ प्रदूषण होगा, तो उसकी रोकथाम की जाएगी पहले से, भले ही उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हो या ना हो, प्रमाण पूर्ण हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि प्रदूषण होगा या नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। लेकिन अगर ऐसी आशंका भी है तो उसका समाधान और उसको रोकने की व्यवस्थाएं पहले से की जाएंगी। इसका जैसे कि भैया हम लोग मोटरसाइकिल लेके जाते हैं तो हेलमेट लगा लिया करते हैं, अब एक्सीडेंट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा पूरी करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, बाकायदा लगाते हैं, नहीं बेल्ट, बाइक गाड़ी होती है तो उसमें सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो पहले से थोड़ी ना डिसाइड होता है कि क्या होने वाला है। इसलिए ऐसे ही इसमें सीधा सीधा ये लॉ आपका जो है वो प्रिकॉशनरी लॉ जो है वो यही बताता है, क्या कि प्रदूषण की आशंका होने पर रोकथाम की जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा जो है, पहला प्रिंसिपल हमने देख ही लिया, जो प्रदूषण करेगा वही सफाई की लागत चुकाएगा। दूसरा प्रिंसिपल देख लिया, प्रदूषण की आशंका होने पर रोकथाम की जाएगी भले ही वैज्ञानिक प्रमाण पूर्ण ना हो। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है विकास ऐसा हो कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, विकास ऐसा हो कि पर्यावरण संतुलन बना रहे। ठीक भैया, अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। क्या है ये भैया, ये है आपका प्राकृतिक संसाधन जनता के लिए हैं, राज्य उन पर केवल
न्यासी ट्रस्टी है, मतलब जो भी जितने भी प्राकृतिक संसाधन है भैया ये जनता के लिए हैं। राज्य जो है वो क्या है, वो एक न्यासी ट्रस्टी की तरह कार्य करेगा, उनकी देखरेख उनका व्यवस्था, जो जनता जो है वो इन सब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेगी। ठीक है, तो ये हमारा अगला नेक्स्ट प्रिंसिपल हो गया। आगे की जब हम बात करते हैं, अब कुछ अधिनियम हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। प्रमुख अधिनियम है, देखना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रमुख अधिनियम, इंपोर्टेंट एक्ट्स क्या है, तो सबसे एक ही बात करेंगे। एक क्या है, जल से संबंधित क्या है, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 जो है ये आपका है, क्या है उद्देश्य इसका, यही है कि जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना, इसका उद्देश्य हो गया। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे जब देखते हैं कि सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन, सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था भाई, किसकी वजह से, यही जल वाला। उद्योगों और किस लिए हुआ, उद्योगों और नगर पालिकाओं को बिना अनुमति प्रदूषक जल छोड़ने पर प्रतिबंध। जो सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन जो है वो क्या करती है, जो हमारी नगर पालिका और जो हमारे जो उद्योगों और नगर पालिकाओं को बिना अनुमति प्रदूषक जल छोड़ने पर प्रतिबंध करती है कि भैया, प्रतिबंध इसलिए करती है कि भाई जो आप जो भी ये जल छोड़ रहे हैं इसका क्या है कि इसके लिए बिना अनुमति नहीं, पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा आपका वायु से है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो इनको देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इनको जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। भाई वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 वो था जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, तो उसका उद्देश्य था जल प्रदूषण को रोकना। ये वायु है तो इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। ठीक भैया, औद्योगिक इकाइयों को कंस्टेंट टू ऑपरेट लेना अनिवार्य, प्रदूषककारी गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण। तो ये इसके क्या है, ये इसके कार्य हैं। ठीक भैया, अब क्या है नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये भोपाल गैस त्रासदी जो है, भोपाल गैस क्या है, ये ट्रेजेडी 1984, जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 के बाद बनाया गया। यही कौन सा वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या भैया, केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार, प्रदूषण रोकना, दंड देना, पर्यावरण मानक तय करना। तो क्या है, केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार क्या है भैया, कि प्रदूषण को रोको, दंड दो और पर्यावरण मानक तय करो। ऐसे क्या दिए गए हैं, केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। यह एक क्या है, अम्ब्रेला एक्ट है, यह अधिनियम इसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये क्या है, अम्ब्रेला एक्ट है, इसी के अंतर्गत ये अधिनियम कार्य करते हैं। ठीक भाई, अम्ब्रेला एक्ट की बात हो गई। अब देखते हैं हमारा क्या, डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका उद्देश्य क्या है भाई, भारत में जैव विविधता और वन्य जीवों को संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व की स्थापना। ठीक भाई, वन्य जीव शिकार पर प्रतिबंध। तो इसका उद्देश्य यही कि भाई वन्य जीव जो शिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक भाई, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है उनकी स्थापना की जाए, टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाए, भारत में जैव विविधता और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। ये सब उद्देश्य किसके हैं, आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के हैं। अगला देखते हैं हम क्या, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये क्या है, इसका उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। आपका जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है ये वन से संबंधित है, और जब इसके उद्देश्य की बात की जाएगी तो यही है कि वनों की कटाई को रोकना। भाई वनों की कटाई को रोका जाए और आगे क्या किया जाए, किसी भी वन भूमि को गैर वन उपयोग में बदलने से पहले केंद्र की अनुमति आवश्यक। मतलब कोई भी भूमि जो है जो वन से भरी हुई है, वन से हरी हुई है, वन लगे हुए हैं, और उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको गैर वन उपयोग में बदलने, मतलब उसकी कटाई करवा रहे हैं, उसका किसी उपयोग, किसी और बिल्डिंग बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, कारखाना जो कुछ भी हो रहा है उसका किसी प्रकार से उपयोग हो रहा है, चारों तरफ जंगल विकास के नाम पर कट रहे हैं। और यही विकास एक दिन देखना आगे आने वाली जनरेशन को काटेगा। जो ये विकास ज्यादा ये मार के चारों तरफ से ये जो पेड़ पौधे और जल
और पर्वत और सबको तरफ से पूरी तरीके से प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा ना, जब ये नुकसान पहुंचाएगी तब देखना। इसी के कारण देख रहे हो आज तक पानी बरस रहा है, सब फसल नष्ट हो गई। ठीक है, पानी बरस रहा है, फसल नष्ट हो गई, महंगाई बढ़ेगी, क्या खाओगे क्या करोगे, है ना। वैसे भी सरकार के पास रोजगार की कमी है, व्यवस्थाएं सब भंग हुई जा रही हैं। एक अगर देखा जाए तो भारत एक चिंतामय स्थिति में आज है, इस बात को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत देश जो है आज जनसंख्या विस्फोट हो चुका है यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं एक संशय की और चिंता की स्थिति में है। इसको लेकर अगर हम सब लोगों ने ही चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, हम लोगों ने ही अगर इन चीज़ों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, तो आगे हमारी आगे आने वाली जनरेशन को ही इसका सब भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी जनरल बातें भी बीच बीच में कर लेनी चाहिए, जिससे आप लोग के अंदर थोड़ी भावनात्मकताएं पैदा हों और चीज़ें अच्छी करने की थोड़ा अंदर से एक इच्छा उत्पन्न हो। क्योंकि हम लोग अधिवक्ता लोग हैं, और हम लोग जितना ये सारे लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, अभी साइबर लॉ पढ़ेंगे, तो कम से कम इन सब चीज़ों की हम लोगों को जानकारी है, तो कम से कम हम लोग तो इन सब चीज़ों को लेकर सजग बने। जो जिसको जानकारी नहीं है, जो सजग नहीं बन रहा, उसकी कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हम लोग तो जिम्मेदारी निभाएं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना, यही है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। इसके बारे में देखते हैं ये क्या कह रहा है भैया आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। तो जब इसको हम आगे देखते हैं तो ये यही है कि भैया पर्यावरणीय विवादों का तुरंत निपटारा हो, और क्या है पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जो भी हम लोगों ने देखा था पीछे कि जो करेगा वही भरेगा वाला था, और फिर ये आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लागू करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम देख ही चुके। अब जरा क्योंकि बात AIVE जैसे एग्जाम की है, तो इसकी ये जो न्यायालयी व्याख्याएं हैं, इस पृष्ठभूमि को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, इस पर भी एक नज़र जरूर मारेंगे। क्या है भैया, ये आपके इन्वायरमेंटल लॉ पर्यावरण विधि जो है उसकी न्यायालयीय व्याख्याएं हैं। जैसे कि बहुत प्रमुख केस हैं, इन पर ध्यान देना। MC मेहता वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, ये ओलियम गैस लीक केस जो था 1986 में हुआ था, ये तब किया गया था। MC मेहता वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक केस 1986, ये दिल्ली में आपका एक जगह थी कीर्ति नगर। ठीक है, तो वहां पर एक कारखाने से गैस लीक हुई थी, जिससे कई लोगों के शारीरिक प्रभाव पड़े थे, और एक वकील साहब जो थे वो बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मर गए थे। तो इसी चीज को लेकर फिर ये MC मेहता वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया हुआ, ओलियम गैस लीक केस कांड। तो उसके बाद क्या है, ऑब्सोलीट लायबिलिटी प्रिंसिपल लागू किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल लागू किया गया यहाँ पर। अगला देखते हैं हम आगे, थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा केस जो है वो यह है क्या है, सुभाष कुमार वैस स्टेट ऑफ बिहार 1991 वाला है। तो इससे क्या है, अनुच्छेद 21 में स्वच्छ जल और वायु को मौलिक अधिकार माना गया। जो आपके संविधान में अनुच्छेद 21 में जो स्वच्छ जल और वायु को मौलिक अधिकार माना गया, तो वो आपका सुभाष कुमार वैस स्टेट ऑफ बिहार 1991 के अंतर्गत ही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम अगला देखते हैं, ये क्या है, विलोर सिटीजन वेलफेयर फर्म्स वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसमें क्या है, इसमें वही है आपका कि जो आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो भारतीय कानून का हिस्सा बनाया। ये किसके अंतर्गत हुआ, ये भैया आपका हुआ वही क्या है, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फर्म्स वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुआ। ठीक भैया, आगे देखते हैं। थोड़ा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हिंदी में ही पढ़ाते रहते हैं, तो इंग्लिश की थोड़ा आदत नहीं है, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं, उसकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं क्या, अब जब सारी बातें हो गई हैं, अब जब सारी बातें हो ही गई हैं, तो जरा अधिनियम के उद्देश्य भी देख लेते हैं क्या है।
तो भाई पहले उद्देश्य की बात की जाए, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। ठीक भाई, सरकार को विशेष शक्तियां देना ताकि प्रदूषण कम करने हेतु नियम बना सके। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अधिनियम में पढ़ चुके हैं। अब उद्देश्य में एक बार फिर से देख लेते हैं। यही सारी चीजें अभी तक पढ़ते ही आए हैं कि हाँ, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना है, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना है, सरकार को विशेष शक्तियां देनी है ताकि प्रदूषण कम करने हेतु नियम बना सके। ठीक है, प्रदूषकों के लिए दंड और दायित्व तय करना है। ठीक भैया, वो तो आपने देखा ही थे, 5 लाख वाला, और वो था दंड जो था। ठीक है, केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निर्देश देने की शक्ति प्रदान करना है। अब केंद्र सरकार की शक्तियां जो हैं उन पर बात, केंद्र सरकार को भी शक्तियां प्रदान है। ठीक, अब थोड़ा हम क्या करते हैं, इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। विशेषताएं क्या है? अम्ब्रेला कानून। अम्ब्रेला कानून के बीच में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अम्ब्रेला कानून जैसा कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या है? अम्ब्रेला कानून अन्य पर्यावरणीय कानूनों को समर्थन देना। जो अम्ब्रेला है ना, छाता जब हम लोग खोल देते हैं तो चारों तरफ वो फैल जाता है, इसी प्रकार क्या है अम्ब्रेला कानून जो है, इसकी मुख्य विशेषता है, इसको माना जाता है कि अम्ब्रेला कानून है, जिससे क्या है, ये अन्य पर्यावरणीय कानूनों को समर्थन देता है भैया। ठीक, दूसरी बात करते हैं, क्या है? केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां। ये तो हम देख ही चुके हैं कि मानक तय करना, उद्योग बंद करना, आदेश देना, ये सब क्या है? केंद्र सरकार की व्यापक शक्तियां हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रिवेंटिव मतलब निवारक, और ये क्या है? पनिशमेंट। इस पर पेन चल गया था तो वो समझ नहीं आ रहा था। पनिशमेंट, दंडात्मक, दोनों पहलुओं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब क्या है? चौथा, भोपाल गैस त्रासदी का प्रत्यक्ष परिणाम। भोपाल गैस त्रासदी जो थी उसका ही तो ये प्रत्यक्ष परिणाम ही है। भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसके बाद ही सरकार ने क्या किया? इसको बनाया। ठीक है, पांचवा है एनजीटी और अन्य नीतियों की नींव। ठीक है, प्रतिबंध और नियंत्रण। अब क्या है आगे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की शक्तियां देख लेंगे, और प्रतिबंध और नियंत्रण और नमूना, और बस ये आपकी क्लास आगे खत्म होने वाली है। थोड़ा जल्दी इसको हम देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बात हो गई थी हमारी, नहीं, केंद्र सरकार की शक्तियों नहीं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई थी हमारी। ठीक है, अब केंद्र सरकार की शक्तियां क्या हैं? केंद्र सरकार पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कोई भी कार्रवाई कर सकती है। ठीक भाई, मानक तय कर सकती है, हाँ भाई, राष्ट्रीय पर्यावरण गुणवत्ता बोर्ड गठित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में भी जब बात हुई थी ना हमारी, तो यही इसकी क्या है? केंद्र सरकार की शक्तियां हैं। अधिकृत अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, सरकार को निर्देश देने का अधिकार है। ठीक है, बंद करने तक का आदेश है। ठीक भाई, प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियम बनाने का अधिकार भी है। आगे देखते हैं क्या है आपका प्रतिबंध और नियंत्रण। प्रतिबंध क्या है और नियंत्रण क्या है? तो प्रतिबंध और नियंत्रण की जब बात की जाती है, कोई भी व्यक्ति, उद्योग ऐसा प्रदूषक पर्यावरण में नहीं छोड़ सकता जो निर्धारित मानक से अधिक हो। तो ये तो हो गया आपका प्रतिबंध। कोई भी हानिकारक पदार्थ संभालने के लिए सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होगा, ये हो गया नियंत्रण। तो प्रतिबंध और नियंत्रण दोनों ही चीजों के बारे में बात हो गई। अब आगे हम देखते हैं हमारी क्या? निरीक्षण, नमूना और विश्लेषण। तो दुर्घटना या आपदा की स्थिति में तुरंत सरकार को सूचना देना। ठीक है, और क्या है? निरीक्षकों को अधिकार दिया जाता है कि वे उद्योगों कारखानों में जाकर जांच करें। अगर कोई आपदा विपदा आती है तो उसकी तुरंत सरकार को सूचना दी जाए, और निरीक्षकों को अधिकार दिया गया है कि उद्योग और कारखानों की जांच करें जाकर वो लोग। नमूने लेने की प्रक्रिया बताई गई है कि नमूना लेने की प्रक्रिया अधिकारियों को दी गई है। अब ये प्रयोगशाला और वैज्ञानिक, ये सारे हम लोग सेक्शनों में देख चुके हैं शॉर्ट में। अब क्या है? प्रयोगशाला और वैज्ञानिक की जब बात हुई थी तो यहाँ क्या है? सरकार प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकती है और अधिकृत वैज्ञानिकों को प्रदूषण मापने की शक्ति दे सकती है। मतलब सरकार जो है प्रयोगशाला भी स्थापित कर सकती है, और जो अधिकृत वैज्ञानिक हैं उनको प्रदूषण मापने की शक्ति भी दे सकती है। अपराध दंड की बात हम लोग कर ही चुके हैं, एक बार यहाँ जरा देख लेते हैं क्या है अपराध और दंड की बात। यही है कि अधिनियम का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की कैद, जुर्माना 1 लाख तक। यदि अपराध जारी रहता है तो प्रतिदिन 5,000 अतिरिक्त। कंपनियों द्वारा अपराध होने पर कंपनी और जिम्मेदार निदेशक दोनों दंडित होंगे। मतलब कंपनी और जो निदेशक होंगे दोनों लोग
दंडित होंगे। इसको थोड़ा ऊपर जो हमने अधिनियम पढ़ाया था उसको रिलेट करके पढ़ें। जब आप एक बार इस पूरी क्लास को ले लेंगे और उसके बाद जब इसकी पीडीएफ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगी। तो पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ना, कब क्लास लेने के बाद इसकी पीडीएफ जरूर पढ़ना एक बार, ठीक है। और फिर जब इसको जैसे ही आप थोड़े दिन बाद और भी पढ़ेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, रिवाइज हो जाएगी। सरकारी विभागों द्वारा अपराध होने पर विभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे, ठीक है। ये बात होगी, जब कोई सरकारी विभाग द्वारा क्या है अपराध होगा तो क्या है जो विभाग प्रमुख होगा वही इसका जिम्मेदार होगा। अब बात आ जाती है आपकी संरक्षण प्रावधान की। संरक्षण प्रावधान क्या है? संरक्षण प्रावधान की बात करें तो केंद्र सरकार अपील का अधिकार देती है, कि मतलब संरक्षण का प्रावधान एक केंद्र सरकार अपील का अधिकार देती है और अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई नियमावली वैधानिक शक्ति रखती है। केंद्र सरकार अधिनियम को लागू करने के लिए उपनियम बना सकती है। तो ये सब क्या है? ये आपके संरक्षण प्रावधान हो गए, ठीक है। अब इसमें लास्ट में देखते हैं क्या निष्कर्ष। निष्कर्ष में भाई यही है आपका कि भारत में पर्यावरणीय कानून न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। जो हमारा पर्यावरणीय कानून है वो सिर्फ पर्यावरणीय कानून नहीं, केवल कानूनी दायित्व है। मतलब भारत में पर्यावरणीय कानून ना केवल कानूनी दायित्व, मतलब ये सिर्फ कानूनी दायित्व नहीं, कानून की कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगी, इसलिए हम पर्यावरण को संतुलित बना कर रखें, ऐसा नहीं है। बल्कि संवैधानिक भी है और नैतिक जिम्मेदारी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि प्रदूषण नहीं फैलने देना है, किसी भी प्रकार से चीज़ों पर कंट्रोल करना है जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके, आगे हमारे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण मिल सके, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ क्लियर कर दी हैं। 2 नंबर का आपका ये अधिनियम, ये कानून आपका इन्वायरमेंटल लॉ आता है और 2 नंबर के हिसाब से हमने ये आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ा दिया है। इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और 2 नंबर के हिसाब से भी ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। और ये है कि अब इसके हम लोग क्या है लगभग 40 से 50 क्वेश्चन और करा देंगे। इस अधिनियम की बात आपकी खत्म, टाटा बाय बाय। फिर इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। बेयर एक्ट बताएं लेके जाने वाली बात मैंने बताई थी कि बेयर एक्ट भी इसका लेके जाना, हम प्रमुख बता देंगे। बेयर एक्ट 6-7 बेयर एक्ट बस वही लेके जाने, इससे ज़्यादा ले जाने में सिर्फ आप लोग उसमें खोए रहेंगे और कुछ भी वहाँ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि एग्जाम जब होता है तो थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब भी होता है और प्रेशर भी होता है एग्जाम हॉल में बैठने के बाद, ठीक है। और फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है उसको भी ज़रा देखना पड़ता है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ओपन बुक एग्जाम है, आराम से एग्जाम पास होगा। बस धैर्य बनाए रखें, क्लासें लेते रहें, बने रहें। पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया है कि उस नंबर पर PDF 20 करके मैसेज भेज दो, PDF मिल जाएंगी। सारी बातें यहाँ हो चुकी हैं। वीडियो लगातार देखते रहें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहे आप लोग। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।